अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, यूनाइटेड अरब इमारात ने पाकिस्तान के लोगों के लिए विज़िट वीज़ा सख्त कर दिया है और भी किसी किस्म के वीज़े को सख्त कर दिया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग दुबई और इमारात के दूसरे शहरों में जाके भीख मांगते हैं। अब शहबाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो को या इसाक डार को वीज़ा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी तो वहाँ जाके भीख मांगते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है कि आम पाकिस्तानी वहाँ जाके भीख मांगते हैं और फिर आपको पता है कि नमाज के बाद वहाँ पे मस्जिद के बाहर खड़े होकर भीख मांगोगे तो आराम से इतना कमा लेते हैं कि 3-4 महीने में आने जाने का खर्चा निकाल के हज़ारों डॉलर अपने साथ लेके आते हैं। ये एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी अब पूरे पाकिस्तान में है। जब आपके रूलर्स, आपके आर्मी के जनरल्स, आपके मिनिस्टर्स, आपके जितने लोग हैं, अगर पूरी दुनिया में भीख ही मांगने जाएंगे, जैसे शहबाज शरीफ जिनीवा में बैठा है पूरी दुनिया में कटोरा फैला के कि भाई मुझे भीख का टोकरा में लाया हूँ, भर दो, और बिलियंस ऑफ डॉलर आ भी रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? आम आदमी भी यही करेगा जो आपके ऊपर वाले करेंगे। अभी हमारे ये नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, हाफिज़ कुरान, ये सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में जाके भीख मांगनी शुरू की। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई से मुलाकात की, फिर मोहम्मद बिन सलमान से भी चलते फिरते में छोटी सी मुलाकात कर ली, और उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए भीख मांगने का कहा कि सरकार, आप हमारे कफ़ील हैं, आप हमारे माई बाप हैं, दुनिया में हमारे खुदा आप ही हैं। आपने वादा किया था $3 बिलियन का, आपने दिया नहीं। अब आप ये देखें कि ये हाफिज़ कुरान है, इसको अच्छी तरह पता है कि चोरी के पैसे पे या सरकारी पैसे पे उम्रा नहीं होता। ये उम्रा करने गया, उम्रा करके इसके लिए काबे का दरवाज़ा खोल दिया गया। किसी आम आदमी के लिए नहीं खोला जाता, बड़े बड़े डाकुओं के लिए खोला जाता है वो दरवाज़ा। ये काबे के दरवाजे में गया। मैं वीडियो देख रहा था तो मैं हैरान रह गया कि जब ये काबे के अंदर से नीचे सीढ़ियाँ उतर रहा था तो इसके ख़ानदान के, अपने ख़ानदान के कोई 15, 20, 25 लोग, औरतें बुरके में, इसके बेटे और पता नहीं रिश्तेदार, सारे पूरे ख़ानदान को उम्रा करने ले गया है। हाफिज़ कुरान हो तो ये अच्छी तरह पता है कि अल्लाह को बेवकूफ़ तुम नहीं बना सकते। तुम तो सरकारी पैसे पे पूरे ख़ानदानों को लेके गए हो, इसलिए कि खाने काबा का दरवाज़ा खुलेगा ना तो मैं उनको सबको अंदर की सैर तो करा लूँ। या आम आदमी के नसीब में तो होता नहीं है, चलो मेरे ख़ानदान वाले तो सारा है वो नसीब अल्लाह के करीब पहुँच जाएंगे। अबे चोरी के पैसे पे, लूट मार के पैसे पे तुम्हारी आर्मी, सरकारी खर्चे पे तुम उधर गए हो और वहां पे तुम समझते हो कि अल्लाह को तुम बेवकूफ़ बना लोगे। ये इनका हाफिज़ कुरान है। ये सिचुएशन है, भीख मांगता रहा। इससे अगर सऊदी अरब से कुछ सीखना ही है ना तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब में फुटबॉल खेलने पहुंचा है, तो इसके 3 बच्चे हैं शायद, लेकिन शादी नहीं की, गर्लफ्रेंड है वो। अब सऊदी अरब में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, तो सबने हंगामा खड़ा किया कि भाई ये तो सऊदी अरब के कानून में तो बगैर शादी के लड़का लड़की साथ नहीं रह सकते, ये कैसे रह रहे हैं? तो सऊदी अरब अपने कानून को तब्दील कर रहा है इनके लिए। अब देखें, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए कानून चेंज कर रहे हैं, सब कह रहे हैं अबे यार ये तो गलत है, ये वो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि सऊदी अरब किला है इस्लाम का, वहाँ से इस्लाम आया है, मक्का मदीना वहाँ पे है। उसके लिए बड़ा मुश्किल है दुबई की तरह रातों रात हर चीज़ चेंज कर देना। वो टाइम ले रहा है। इतना अपनी पब्लिक को खिलाओ के हजम करने में आसानी हो। बाकी तो कोई दुनिया का इस्लामिक मुल्क है ना, सऊदी अरब पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सऊदी अरब इन सब का माई बाप है, लेकिन इनके अपने लोगों को भी तो क्या, आफ्टर ऑल जब हम वहाँ रहते थे तो वहाँ पे कहा जाता था कि मुतव्वों की हुकूमत है,
वहाँ पे मुल्ला को मुतव्वा कहा जाता है। तो वहाँ पे मुतव्वों की हुकूमत है, और मुल्ला के बगैर वहाँ पे आप कानून इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ये मोहम्मद बिन सलमान ने मुतव्वों की पावर को बहुत कम किया है। हर मुल्ला जो मिंबर पे बैठा होता है, खुतबा दे रहा होता है, उसके पीछे 2 शुरते खड़े होते हैं, और हर मस्जिद में एक खुतबा लिखा हुआ जाता है, उससे एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं कर सकते। तो वो सऊदी अरब में इतना सख्ती रखी है कि मुतव्वे ने, मुल्ला ने मिंबर से अगर खुतबे के अलावा एक जुमला भी बोल दिया ना, तो शुरता आएगा, गर्दन से पकड़ेगा, सीधा अंदर, फिर पता नहीं चलता वो बंदा कहाँ गया। मुतव्वों को कंट्रोल किया है। महरम एक बहुत बड़ा इशू है, बेसिक इस्लामिक इशू है ये, क्योंकि इस्लाम तो कहता है ना कि औरत महरम की मर्जी के बगैर तो टॉयलेट नहीं जा सकती। सऊदी अरब ने महरम की पाबंदी ख़त्म कर दी। सऊदी अरब ने औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब ने बुरके की पाबंदी ख़त्म कर दी। स्कूलों तक में अबाया बंद कर दिया। सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर बंद कर दिया। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी। अब सऊदी अरब आस्ते आस्ते चेंज कर रहा है। ये सब तब्दीलियाँ 2-3 सालों में आई हैं। तो आप खुद सोचें कि वो मुल्क जिसका कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ पे ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब सऊदी अरब की सरजमीन पे एक आदमी बगैर शादी के खुल्लम खुल्ला सऊदी अरब के दिए हुए घर में रह रहा है। शानदार घर दिया इसको, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, उसकी सऊदी अरब में इजाज़त मिली है। ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनसे पाकिस्तान नहीं सीखता, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन आर्टिफिशियल फेक कंट्री। अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था। ये देखें, हमारे एक दोस्त हैं जमील भाई, कराची में रहते हैं, बड़ा खुल के कराची में रहते हुए लिखते हैं। उन्होंने अभी एक लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुस्लिम लीग इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का बिल्कुल हिस्सा नहीं रही, कभी भी नहीं रही। उसको तो अंग्रेज़ ने बनाया था इंडिया को तोड़ने के लिए, इंडिया में मुस्लिम हिंदू डिवाइड पैदा करने के लिए। मुस्लिम लीग के जितने बड़े लीडर थे वो या तो जागीरदार थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, या नवाब और इस तरह के अपने अपने इलाकों में थे। और इंडिया में नेहरू कहते हैं कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था, और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अगर वो इंडिया में रहते तो उनको अपनी हज़ारों एकड़ ज़मीन छोड़नी पड़ती, जैसे सिंध के जागीरदार हैं, जैसे बलूचिस्तान के हैं, जैसे KPK के हैं, जैसे पंजाब के हैं। तो वो उनको अपनी हज़ारों एकड़ ज़मीनें छोड़नी पड़ती, और वो ज़मीनें इनको अंग्रेज़ सरकार ने या मुग़ल सरकार ने या मुस्लिम बादशाहों ने दी थी उनसे वफ़ादारी के लिए, या तो मुस्लिम इन्वेडर्स की वफ़ादारी या अंग्रेज़ों की वफ़ादारी के बदले में वो जागीरदारों को जागीरें मिली थी। जैसे भुट्टो ख़ानदान को, जिनका ताल्लुक़ नहीं था लाड़काना से, लाड़काना सिंध में ज़मीनें दी गई। जैसे ये पाकिस्तान का एक्स फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी मुल्तान का मालिक बना हुआ है, अंग्रेज़ सरकार की गुलामी की थी इन्होंने। हिंदुस्तान के आज़ादी के क्रांतिकारों के खिलाफ अंग्रेज़ सरकारों को फ़ौज तक, अपने लोगों को फ़ौज बना के देते थे, मुखबरियाँ करवाते थे उनकी, तो इनको ज़मीनें मिली। तो नेहरू साहब कहते हैं कि इंडिया में अगर ये रहते तो सिर्फ 12.5 एकड़ ज़मीन मिलती, बाकी सब सरकार ले लेती। तो ये कैसे इनको कबूल होता, तो इन्होंने फिर पाकिस्तान बनाया। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा आपको बलूचिस्तान के हवाले से और KPK के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि TTP का एक ग्रुप है लश्कर खुरासान, उसने अभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑफिस यानी ISI के ऑफिसर्स को मार दिया। 2 ISI के ऑफिसर्स को मार दिया, और उनकी ज़िम्मेदारी लश्कर खुरासान ने कबूल की है कि हमने इनको मारा है, और ये अब रोज़ की बुनियाद पर हो रहा है। कुछ खबरें मेरे बलोच दोस्तों ने भेजी हैं कि लसबेला में, बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में जंगल में आग लगा दी, जिससे दर्जनों गांव जल गए हैं, दर्जनों लोग जल के मर गए, कोई खबर बाहर नहीं आ रही। लसबेला विंदर के इलाके मिठड़ी, गुजरोपट, पीरो बाखड़ो, चनेसर गोट, उस्मान जामोट गोट, बारो गोट, अल्लू गोट, खमीसा फोटानी गोट के करीब जंगल में ज़बरदस्त आग लगाई है पाकिस्तान फ़ौज ने।
और लोग अपनी घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी और अपने बच्चों की जान बचाकर। अभी तक उस जंगल की आग से बचाया नहीं गया और दर्जनों गांव जल के ख़त्म हो गए। इसी बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि हरनाई बलूचिस्तान के इलाके में फोर्सेस के ऊपर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के ज़रिए हमला हुआ। धमाके में फोर्सेस के सैकड़ों ने कई फौजी हलाक हुए हैं। इसी तरह शारग में भी फोर्सेस के ऊपर उस वक्त हमला किया गया जब वो गीलानी के इलाके से गुजर रहे थे। तुर्बत में आर्मी के कन्वॉय के ऊपर हैंड ग्रेनेड के ज़रिए हमला किया बीएलएफ ने 7 जनवरी को। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के स्पोक्स पर्सन मेजर गोहराम बलोच ने तुर्बत में स्टेट फोर्सेस के ऊपर हैंड ग्रेनेड के ज़रिए हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की और उन्होंने कहा कि मछली मार्केट के करीब पुलिस की ईगल फोर्स के एहलकारों को दस्ती बम से निशाना बनाया गया, जिससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और काफ़ी लोगों के मरने की संभावना है। अजीज़ दोस्तों, जंगल का कानून चल रहा है पाकिस्तान में। फोर्सेस अपने आप को नहीं बचा पाते, वो कहाँ से बचाएंगे। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, जुनैद भाई की वीडियो लगाई थी कि एक टीटी खरीद लो, एक बंदूक खरीद लो 50,000 रुपये की, पूरे कराची को लूटते रहो। कराची का हाल हद से ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने ही बताया था कि कोरंगी क्रॉसिंग पे मेन हाईवे के ऊपर 6 लड़कों ने इस तरफ से 6 लड़कों ने इस तरफ से रोड ब्लॉक करके बीच में सैकड़ों गाड़ियों को लूट लिया। अब आप ये देख लें, ये चलते फिरते रोड पे खुल्लम खुल्ला लूटमार हो रही है। गाड़ियों में से लोगों को बंदूक दिखा दिखा कर लूटा जा रहा है और काफी देर ये सिलसिला चल रहा है। कोई बोलने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि डाकू पुलिस फोर्स को, रेंजर्स फोर्स जो आर्मी की है, उनको बाकायदा हिस्सा पहुंचाते हैं। उमर शरीफ हमारे कॉमेडियन एक लतीफ़ा सुनाते थे, जो कि हकीकत भी है, लतीफ़ा ही नहीं है, कि एक आदमी सऊदी अरब से आया, अपने घर पे पहुंचा तो डाकू आ गए। डाकुओं ने जैसे ही घर में घुसे तो उस आदमी को याद आया कि ऊपर ही बैग में मेरी बच्चे के लिए मैंने खिलौना बंदूक ली है। तो वो बंदूक निकाली तो डाकू ने बंदूक देखी, भाग गए। थोड़ी देर हुई, पुलिस आई, हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में बंदूक है, नाजायज़ असला है। उसने कहा कोई नहीं है भाई। पूरे घर की तलाशी ली। आदमी ने कहा ये मेरे बच्चों के खिलौना लाया हूँ मैं सऊदी अरब से, अभी खिलौना बंदूक है, ये नकली बंदूक है, असली नहीं है। पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है, चले गए। थोड़ी देर हुई, फिर वापस डाकू आए और सब लूट के चले गए। उनको पता चल गया कि यहाँ पे नकली बंदूक है। तो पुलिस की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं जब मेयर था तो मेरे पास 7 थाने थे, 7 कराची के थाने मेरे अंडर में आते थे। तो उनके SHOs अक्सर मेरे पास आते थे। तो उन 7 थानों के ऊपर जो एक चीफ होता था, उसको TPO कहते थे, टाउन पुलिस ऑफिसर, जो इन 7 थानों का इंचार्ज था। तो TPO अक्सर मेरे पास आते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं होता। तो इन्होंने कहा इसलिए कि क्राइम पुलिस की सुपरविजन में होता है। अगर कहीं पे कोई ऐसा वारदात हो जाए जिसमें पुलिस को हिस्सा ना मिला हो तो वो डाकू यूं पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस उनको पागलों की तरह ढूंढती है कि हमें हिस्सा नहीं दिया, ऐसा कौन सा डाकू आ गया जो ये लूटमार करके चला गया। और फिर उनको पकड़ के उनकी धुलाई भी होती है और उनका सारा सामान छीन के फिर कहते हैं अब आइंदा से हिस्सा देना। तो वो मुझे TPO साहब बताते थे कि पुलिस की सुपरविजन में तो ये सारा काम होता है। अब आप खुद सोचिए कि हजारों की तादाद में कराची के पुलिस ऑफिसर्स हैं, मतलब सैकड़ों पुलिस की मोबाइल गाड़ियां हैं जो घूमती रहती हैं। ये CCTV से आपने देखा, CCTV लाइव कवरेज पुलिस थानों में होती है ना। ये अगर 15 मिनट तक खड़े होकर यहाँ पे लूटमार करते रहे, पुलिस कहाँ है। फिर कराची में 92 से रेंजर्स है जो अरबों रुपया बजट लेती है सिंध गवर्नमेंट से। रेंजर्स आर्मी की, जो पानी बेचती है,
जो शादी हॉल चलाती है, जो सारे कराची के बिजनेस में पार्टनर है, जिनकी दर्जनों हाउसिंग कॉलोनीज हैं, बहरिया टाउन, अस्करी 1, अस्करी 2, अस्करी 3, अस्करी 4, अस्करी पता नहीं अब तो कितनी है। मैं कराची में था तब मेरा ख्याल है अस्करी 4, 5 तक पहुंच गया था। फिर एयरफोर्स कॉलोनी है, बहरिया टाउन है, ये सब कॉलोनीज हैं। लेकिन पीस का है, कानून का है, लूट मार खुल के हो रही है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और ऐसे में फिर बलोच निकल के आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें तो अपने कातिलों का नाम भी नहीं ले सकते। हम नाम लेते हैं तो कि पंजाबी आर्मी ने हमें मारा है, हमारे बंदे उठा के ले गई, तो हमें भी उठा के ले जाते हैं। हजारा के लोगों ने ये किया। इसके अलावा एक ये प्रोटेस्टर खड़ी है हजारा की, कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगाते हैं, अपने लोगों की तो हिफाजत कर नहीं सकते, कश्मीर लेने की बात करते हैं। इमरान खान की एक्स मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहती है कि पाकिस्तान में करंट टेररिज्म की जो वो चलाई गई है ना, वो इसलिए चला रहे हैं ताकि अमेरिका को वापस लाया जाए और अमेरिका को अड्डे देने की तैयारी हो रही है। ये उस सिनारियो में आप देखें जो मैं यूक्रेन रशिया वार में कह रहा हूं कि अमेरिका वापस पाकिस्तान को, देखा ना, जिनीवा में बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को देने शुरू कर दिए ना, बचाना शुरू कर दिया ना डिफॉल्ट होने से। इसलिए कि अमेरिका को ज़रूरत है, अमेरिका को यहाँ पे अड्डे चाहिए, यहाँ से लॉजिस्टिक सप्लाई होगी। एक बड़ी जंग की तैयारी है। रशिया, चाइना और ये एशिया का बेड़ा गर्क करने वाले हैं और इसमें यूरोप भी तबाह होगा। और यूरोप के सीनियर पॉलिटिशियंस बहुत फिक्रमंद हैं इस मामले में कि जंग अगर उधर रशिया और चाइना से बढ़ गई तो वो तो सीधा यूरोप तक लेके आएंगे। इनकी रेंज में तो सबसे पहले यूरोप आता है। रशिया तो आधा यूरोप में है, उसने बैंड बजा देनी है यूरोपियंस की, और एशिया का तो हाल ही खराब होना है। तो ये सारी सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक और ख़बर शेयर करूँगा कि मलेशिया में भारत के भगोड़े सारे मज़े से रह रहे हैं, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, भारत के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट अपनी जान बचा के भागा और वहाँ पे पनाह ली। मलेशिया ने उसको पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया। हालांकि इसको पहले पाकिस्तान में किडनैप करके खूब टॉर्चर किया गया था। वो जैसे ही छूटा था वो भाग गया था मलेशिया। मलेशिया ने उसको फवाद अली शाह को वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया और एयरपोर्ट से ही वो बंदा गायब है। आर्मी उसको उठा के ले गई है और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फोरम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इसको आईएसआई ने उठाया है। तो हम समझ सकते हैं कि अब उसका क्या होने वाला है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर 2 हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो यह है कि 50,000 बच्चे पाकिस्तान में 10 दिन में सिर्फ फैसलाबाद में पैदा हुए, सिर्फ फैसलाबाद में, एक शहर में। आबादी दबा के बढ़ाई जा रही है, खाने को पैसा नहीं है। मुल्ला प्रचार करे जा रहे हैं कि 4 शादियां करो, 4 शादियां नहीं करोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। और फिर हर रोज़ एक बीवी के पास जाना है, लाइन से बच्चे, साल में 3-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं हर आदमी। ये खाली एक फैसलाबाद की कहानी है, तो आगे का आप खुद सोचें कि क्या कहानी है। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा अजीज़ दोस्तों, और वो ये है कि पाकिस्तान के हाफिज़ कुरान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि तालिबान टीटीपी वाले खवारजी हैं। खवारजी उसको कहा जाता है जैसे काफिर का एक लफ्ज़ है खवारजी। प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से ये वर्ड यूज़ होता है कि जो इस्लाम से खारिज हो गया, निकल गया, उसको खवारजी कहा जाता है। तो जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि तालिबान टीटीपी के जो तालिबान है ना, वो खवारजी हैं। पाकिस्तान के टीटीपी वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पूरी आर्मी खवारजी है, काफिर है।
और दोनों ने इस्लाम कुरान से ही सीखा। अब आप ये बताएं कि अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि हमने कुरान को इतना आसान रखा है कि हर आदमी की समझ में आ जाए। अब किसकी समझ में आया है, टीटीपी की या पाकिस्तान आर्मी की? दोनों टेररिस्ट हैं, दोनों का काम सिर्फ टेररिज्म फैलाना है, आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करना है। अफ़गानिस्तान में औरतों के साथ क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, हैविंग सेड दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। अच्छा ये बताएं, एक गिला हम भी करती है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि IMF जब भी हमें कोई कर्जा देती है तो शराइत रखती है। ऑफ कोर्स। अच्छा, जब शराइत रखती है तो उनका फोकस आम आवाम क्यों होते हैं कि आप बिजली महंगी कर दें, आप गैस महंगी कर दें, यानी जो एक आम आदमी है वो और पिस जाए। वो शराइत में ये क्यों नहीं रखते कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है, इनको मराद फ्री मिल रही हैं, इन्हें सब कुछ फ्री मिल रहा है। एक आम आदमी के पास तो सख्ती नहीं है कुछ लेने का, वो कुछ ले ही नहीं सकता, मतलब मर रहा है वो ऑलरेडी, वेंटिलेटर पे है, और एक तरफ सब कुछ फ्री मिल रहा है। वहाँ क्यों नहीं पाबंदी लगाते, वहाँ से पैसे क्यों नहीं निकालते? ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का इशू है इन चीजों को कंट्रोल करना। इट इज नॉट द इशू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान का इशू आ गया। हाँ, नहीं। देखें तारक साहब, बात ये है कि देखें शराइत में वो क्यों नहीं रख, जब पेट्रोल महंगा होने का, डीजल महंगा होने का शराइत में रखा जा सकता है कि आज बिजली इतनी बढ़ा दो, आज ये इतनी महंगी कर दो, जो आम आवाम पे असर करती है, कमर तोड़ के रख देती है। वहां पर हुकूमत पाकिस्तान का इशू नहीं होता। नहीं, देखें, पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाता है, डायरेक्ट लोगों को थोड़ी दिया जाता है। और वो पैसा जो सबसे बड़ी, यहाँ IMF के हवाले से बात करना चाहूंगा, 21 पहले प्रोग्राम हो चुके हैं IMF के। पाकिस्तान में डॉलर लाना प्रॉब्लम नहीं है, उनको रोकना प्रॉब्लम है। आज भी जब आपका IMF का पैकेज आएगा, दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ जाएंगे। सर मेरा सवाल वही है कि एक आम आदमी को क्यों मजीद पीसा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने पैसे रसीद वापस करने हैं जब कर्जा देते हैं। देखें, वो ये भी तो शर्त रख सकते हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसर हैं, मिनिस्टर्स हैं, सियासतदान हैं, उनकी मराद ख़त्म की जाए, उनको पेट्रोल फ्री ना दिया जाए, उनको रिहाइश ना दी जाए, उनके वहाँ से भी तो कट करके वो अपने कर्जे ले सकते हैं ना। अब मेरा ख्याल, I can be wrong, but मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिस इज अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डील विद रेगुलेशन। जो जाता है वहां पर फिर वो शराइत जो है अवाम ही से निकालने की रख लेते हैं, अवाम पे टैक्स लगाया जाए, अवाम का ही जीना हराम किया इसका एक जवाब और भी हो सकता है कि आपकी जो रूलिंग एलीट है वो चाहती ना हो ये कि हमारी मराद कम हो, हमारे घरों के, हमारे मोहल्लात के अखराजात वैसे ही चलें। हो सकता है ये भी एक चीज़ हो कि जो IMF को फोर्स कर सकती है कि यू कैन टच आवर पैकेजेस, आवर डील्स।